आज हम आपको डिस्कस करेंगे टुडे वी डिस्कस सम इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम। देखिए ध्यान से, दिस इज द एलसीआर सर्किट और रेस्पॉन्स करेंगे भी जिसको तो मालूम हो। एलसीआर सर्किट है ये। दिस वन इज द एसी सोर्स। जैसे 1 वाला न्यूमेरिकल था, ये 5 न्यूमेरिकल है, इनमें से आता है। इस यूनिट में ये फायदा सेलेक्टेड है, ये आता है बस। ये एलसीआर सर्किट है, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस। ये एसी सोर्स है। दिस वन इज एसी सोर्स। पता है इफ पहला पॉइंट, इफ applied frequency is equal to resonant frequency, applied frequency is greater than resonant frequency और applied frequency is less than resonant frequency। तो यहाँ पे जो म्यू है ये आपके पास है अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, ये आपके पास अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है। म्यू आर जो है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे हम पढ़ा चुके हैं। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे एट दिस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे व्हाट विल बी हैपेंस, एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है, एक्ससी। एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी। रेजोनेंट कंडीशन, इंडक्टिव रिएक्टेंस इसके बराबर होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो कहता है ये गिवन एलसीआर सर्किट, if applied frequency is equal to resonant frequency, applied frequency is greater than resonant frequency and applied frequency is less than resonant frequency, then voltage and current, then voltage and current which leads, इनमें से कौन सा लीड करेगा, which leads oblique lines। बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल्स है। इन्हें गिवन एलसीआर सर्किट, L फॉर इंडक्टेंस, C फॉर कैपेसिटेंस, R फॉर रेजिस्टेंस, और ये आपके पास होगा एसी सोर्स। म्यू इज द अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, म्यू आर इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। एट दिस फ्रीक्वेंसी एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी। तो यहाँ पे अप्लाइड फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर है, तो कहता है which leads, करंट वोल्टेज में से कौन सा लीड्स करेगा या विच लैग्स। देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हर बच्चे को ये मालूम होना चाहिए, जहां एलसीआर सर्किट आ जाए तो रेजिस्टेंस पे तो फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट है, डिपेंड करती है, ओके। और कैपेसिटेंस के केस में मैंने ये बता रखा है, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये फ्रीक्वेंसी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कैसे, XC होता है 1/C ओमेगा, 1/C 2π और XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इट्स ओके। उसके बाद आपके पास होता है XL, XL आपके पास L ओमेगा होता है और XL इंडक्टिव रिएक्टेंस L 2π और XL इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे जो ग्राफ आता है ये आपके पास XL, ये फ्रीक्वेंसी, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। इसकी यूनिट भी ओम्स होती है, XC की भी ओम्स, ये इसकी यूनिट भी ओम्स होती है, इसकी यूनिट भी ओम्स होती है, ये भी पर सेकंड है, ये भी पर सेकंड है। ये हर बच्चे को मालूम होना चाहिए कि इंडक्टिव रिएक्टेंस दैट इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी और रेजिस्टेंस दैट इज इंडिपेंडेंट। रेजिस्टेंस क्या है, इंडिपेंडेंट, ये डिपेंड नहीं करता। तो हमारा जो है ये कंसेप्ट हम पढ़ा चुके हैं। और सुनिए, और एक चीज और ये याद होना चाहिए स्टूडेंट में, और दूसरा ये याद होना चाहिए कि रेजिस्टेंस के केस में करंट एंड वोल्टेज सेम केस होता है, और वो इंडक्टर में VL करंट से ज्यादा है π/2 और इसमें VC जो है यानी कि वोल्टेज, कैपेसिटर में जो वोल्टेज है वो करंट से π/2 कम है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। जैसे आपके पास आता है नेम द एलिमेंट इन विच द करंट एंड वोल्टेज सेम फेज बाय एसी सर्किट थ्रू रेजिस्टेंस, नेम द एलिमेंट इन विच द वोल्टेज लीड्स टू करंट,
बताइए, नेम द एलिमेंट इज द वोल्टेज नेक्स्ट विद करंट, वोल्टेज ज्यादा हो, हाँ रिएक्टेंस, और नेम द एलिमेंट इज द वोल्टेज नेक्स्ट बिहाइंड क्या कैपेसिटर। अब बच्चे को ये बातें जो ब्लैक बोर्ड पे लिखी है, और यदि ये बातें आपको मालूम है तो साल के साल चीज लेंगे। अब पहला सुनो, अब हमारे पास मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं व्हेन अप्लाइड फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर है। देखिए, जब अप्लाइड एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस के बराबर हो जाए, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब उस सर्किट में रेजोनेंस कंडीशन है, करंट मैक्सिमम है, और करंट मैक्सिमम का मतलब एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी, एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी, और म्यू इज इक्वल टू म्यू आर का मतलब दैट मींस एक्सएल एक्ससी के बराबर हो गया। जब किसी सर्किट की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब जहां रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर है तो एक्सएल इक्वल टू एक्ससी, और इंपेडेंस इन एलसीआर सर्किट क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। जब एक्सएल एक्ससी के बराबर होगा, अब व्हेन एक्सएल एक्ससी के बराबर होगा तो ये जीरो हो जाएगा, और जेड इक्वल टू क्या हो गया आर, और इंपेडेंस आर के बराबर हो गया, इंपेडेंस इक्वल टू आर, और इंपेडेंस आर के बराबर हो गया तो क्या बनेगा, इंपेडेंस किसी सर्किट का इंपेडेंस रेजिस्टेंस के बराबर हो गया। अब ये एलसीआर सर्किट क्या बिहेव करेगी, इंपेडेंस आर के बराबर हो गया तो दैट मींस एलसीआर सर्किट बिहेव एज एसी सर्किट थ्रू आर, एसी सर्किट थ्रू आर रेजिस्टेंस, दैट मींस एलसीआर सर्किट, दैट मींस एलसीआर जो सर्किट है, एलसीआर सर्किट बिहेव, एलसीआर सर्किट बिहेव एज ए एसी सर्किट थ्रू आर, एसी सर्किट थ्रू आर, ये एसी सर्किट थ्रू आर बिहेव करेगी। पॉइंट टू बी नोटेड। मैं बात फिर मैं आपको बता रहा हूं, आपके पास एलसीआर को सर्किट है, ये एसी सोर्स है, इसमें ये था यदि अप्लाइड फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, या अप्लाइड फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो जाए, या अप्लाइड फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम हो जाए, लेस हो जाए, तो देन वोल्टेज एंड करंट विच लीड्स और लैग्स, वोल्टेज और करंट में से कौन सा लीड्स करेगा या लैग्स करेगा, ये तो था क्वेश्चन जो आपने बताना था। दिस द अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, वी आर द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बारे में मैंने लिख दिया एट दिस फ्रीक्वेंसी एक्सएल इक्वल टू एक्ससी। फिर मैंने ये आपको पहले पढ़ा चुका हूं कि रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पे इंडिपेंडेंट है, एक्सएल 1/c ओमेगा होता है, एक्ससी होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, 1/c ओमेगा 1/c 2 पाई न्यू, एक्ससी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ग्राफ ऐसे आएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल पैराबोला, एक्सएल एल ओमेगा होता है, एक्सएल एल ओमेगा 2 पाई न्यू, ये प्रोपोर्शनल होगा, ये पढ़ा चुके हैं। फिर ये फेजर डायग्राम है सभी का, और इस फेजर डायग्राम में ये डायग्राम ये सब कुछ है, जैसे जिस का आंख बंद करके, और यदि डायग्राम जिसके सपने में आता है उसका एसी सर्किट में कोई विशेष कलर नहीं होगा, कि करंट एंड वोल्टेज जहां सेम हो वो एसी सर्किट होगा, जहां वोल्टेज करंट से ज्यादा हो वो इंडक्टर एल फॉर इंडक्टर, जहां वोल्टेज करंट से कम हो कैपेसिटर हो कैपेसिटर, क्या हो गया वो। फिर आपने ये बताना जब अप्लाइड फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर हो, तो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर दैट मींस दैट इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, और एट द रेजोनेंस कंडीशंस एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी, इंडक्टिव रिएक्टेंस दैट इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और जहां एक्सएल एक्ससी के बराबर होगा इस पूरी एलसीआर सर्किट का इंपेडेंस क्या हम प्रूव कर चुके हैं, एसी सर्किट थ्रू एलसीआर याद होना चाहिए, तो एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी, एक्सएल एक्ससी के बराबर है तो जेड आर के बराबर हो गया, कि इस एलसीआर सर्किट का जो इंपेडेंस है वो एसी सर्किट थ्रू आर के बराबर हो गया, एसी सर्किट थ्रू आर, और एसी सर्किट थ्रू आर में करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन सेम फेज, और एसी सर्किट थ्रू आर में करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन सेम फेज। बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बता देता हूं, कई बार आ जाएगा, मैंने तो तीनों केस एक साथ ले लिया, तुम्हारा एग्जाम एक केस आएगा, यू कैन डू इट। जब अप्लाइड फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए तो एलसीआर सर्किट में वो एलसीआर सर्किट का इंपेडेंस रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, और वो सर्किट क्या बिहेव करेगी, एसी सर्किट थ्रू आर, और एसी सर्किट थ्रू आर में करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन सेम फेज। एनी डाउट? उसके बाद सुनिए, उसके बाद आपके पास आता है when applied frequency is greater than resonant frequency,
व्हेन अप्लाइड फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन, ये सेकंड केस में आप एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। व्हेन अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, सेकंड केस, व्हेन अप्लाइड फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, व्हेन अप्लाइड फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब एक्सएल तो प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है एंड एक्ससी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जब अप्लाइड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, यदि म्यू ज्यादा है तो एक्सएल क्या होगा, एक्सएल ज्यादा होगा, और म्यू ज्यादा है तो एक्सएल क्या होगा, कम होगा। इफ दिस दैट मींस एक्सएल बराबर नहीं है, एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी। आप मेरी बात समझे या नहीं समझे? एक्सएल इज ग्रेटर देन, जब म्यू इक्वल टू म्यू आर था तो एक्सएल एक्ससी के बराबर था, और जब म्यू इज ग्रेटर देन म्यू आर, म्यू ज्यादा होने से एक्सएल ज्यादा होगा, म्यू ज्यादा होने से एक्ससी क्या हो गया, कम, क्योंकि एक्सएल इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है, एक्ससी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी का। तो म्यू इज ग्रेटर देन म्यू आर है, यदि म्यू म्यू आर से बड़ा है तो एक्सएल इज ग्रेटर देन क्या हो गया, एक्ससी। और आप एलसीआर सर्किट में एक्सएल की वैल्यू ज्यादा है, तो एक्सएल की वैल्यू ज्यादा है तो इंपीडेंस, ध्यान से सुनिए, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी पूरे का होल स्क्वायर, मात्रा ये ज्यादा है, ये कम है, तो सर्किट में कौन सा डोमिनेट करेगा, एक्सएल डोमिनेट करेगा। क्या डोमिनेट करेगा, एक्सएल डोमिनेट करेगा। तो ये सर्किट क्या बिहेव करेगी, ऐसे सर्किट थ्रो इंडक्टर, ऐसे सर्किट थ्रो इंडक्टर, मैंने आप ये भी कह सकते हैं ऐसे सर्किट थ्रो एलआर भी कह सकते हो, ऐसे सर्किट थ्रो, और एलआर में वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज ज्यादा होता है, वोल्टेज क्या होता है, आप इसको पूरा एलआर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्योंकि इंडक्टर नेट भाई इसका इंडक्टर का ज्यादा है, मान लीजिए इंडक्टर 15 है और इंडक्टिव रिएक्टेंस 15 वोल्ट और कैपेसिटिव रिएक्टेंस 10 वोल्ट, तो 15 में से 10, 5 किसका ज्यादा है, इंडक्टर का, किसका है ये, इंडक्टर का ज्यादा है, तो ये सर्किट क्या बिहेव करेगी, ऐसे सर्किट थ्रो एलआर, नहीं है आप भी समझ लें पक्का, ऐसे सर्किट थ्रो आर। व्हेन अप्लाइड फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, देन क्या लिखोगे, देन impedance of LCR circuit behave as a LR circuit, behave as a, और in a LR circuit voltage greater than, voltage leads, करंट ज्यादा है, किससे ज्यादा है, करंट से, voltage leads current। क्या मैंने प्रूफ करवा रखा है, क्या मैंने फेजर डायग्राम बना रखा है, LR सर्किट में आप नोट्स देखिए, LR सर्किट में नेट जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो करंट से कितना है, वो ज्यादा है, पाई बाय 2 मींस कोई 5 फेज कुछ भी हो सकता है, दैट इज लेग्स, इसमें फेज नहीं बताना, लीड्स और लेग्स बताना है, लीड्स और लेग्स। तो जब अप्लाइड फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी तो आप क्या करना चाहेंगे, व्हेन अप्लाइड फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, यू हैव टू राइट mu is greater than mu r, xl is greater than xc, xl is proportional to frequency। ये कैसे पता चला कि ये इससे बड़ा है, आपने कैसे लिख दिया सीधा, आपने इसके जवाब में लिखा है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी xl ज्यादा और xl is greater than xc। और ये आपके पास इंपीडेंस इन कौन से है, इंपीडेंस इन कौन से सर्किट का आ गया, इंपीडेंस इन, और इंपीडेंस इन एलआर सर्किट बन गया, और इन्हें एसी सर्किट थ्रू एलआर, वोल्टेज लीड्स विद करंट, वोल्टेज लीड्स विद करंट। देखिए एक तो मैं करंट करवा रहा हूं, एक कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो आप बताइए नहीं आ रहा समझ, बताओ ईमानदारी से, और झूठ नहीं बोल रहा है, डोंट टेल लाई, ठीक है। अब आगे सुनिए, लास्ट पॉइंट क्या है, एकदम मक्खन बाहर आना चाहिए, मक्खन एक्सी ज्यादा होता है, हाँ यस। व्हेन अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, थर्ड केस आप सुनो समझो, व्हेन अप्लाइड फ्रीक्वेंसी इज लेस देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जब अप्लाइड फ्रीक्वेंसी लेस देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगा तो ये फ्रीक्वेंसी कम होगी, वही डिक्रीज, ये भी कम हो गया, और ये कम होगी तो ये क्या होगा, तो बिल्कुल ऐसे और टिप्स पे xc इज ग्रेटर देन xl, x is greater than xl। अब यहाँ पे x is greater than xl है, x बना लो, xc is greater than xl, तो कौन डोमिनेट करेगा, xc डोमिनेट करेगा, और यहाँ पे xc डोमिनेट करेगा तो मेरे बच्चों यहाँ xc माइनस क्या होगा,
एक्सएल हो जाएगा, एक्सी माइनस CR और ये एलसीआर सर्किट ना होके सीआर सर्किट, और ऐसे सर्किट थ्रो सीआर में सी इन योर नोट करंट ज्यादा होता है, वोल्टेज कम होता है। का कांसेप्ट क्लियर है? चलो यस सर। बहुत अच्छा है। आधे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, किसी बुक में कुछ किसी में कुछ, और मैं मैथमेटिकली प्रूव कर दिया है, ये आया बोलने सॉल्व कर पक्का। अब उसके बाद दूसरा देखो, हाउ यू कैन अरेंज इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, हाउ यू कैन अरेंज इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, कैसे अरेंज करेंगे इन एसी सर्किट को आप, इन एसी सर्किट, how you can arrange inductance and capacitance with an AC source, with an AC source, how you can arrange inductance and capacitance with an AC source, कि आप इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को कैसे अरेंज करेंगे, ठीक है। how you can arrange the inductance and capacitance with an AC source such that, कैसे, when, first point, when current is in same phase, when current is in same phase, पहला पॉइंट है when current is in same phase, current is in same phase but voltage is in out of phase, voltage is in out of phase, out of phase, voltage in out of phase, when current is in same phase but voltage is in out of phase। दूसरा, when voltage is in same phase but current is in out of phase, current in out of phase, out of phase का मतलब होता है 180 डिग्री, आउट ऑफ फेस। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है कि हाउ यू कैन अरेंज इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस को, आप कैसे अरेंज करेंगे किसी ऐसी सोर्स में जहां पे करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, उनका करंट सेम फेज हो, दोनों का करंट सेम फेज बट दोनों का वोल्टेज क्या हो, आउट ऑफ फेज। अब आपने सुना भाई दोनों में करंट सेम जब हो सकता है जब वो सीरीज में कनेक्टेड हो, जब किसे कनेक्टेड हो सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है। ये 9-10 की बातें हैं, सीरीज में करंट सेम होता है नहीं, तो करो हाउ इज कैन अरेंज करंट इज इन सेम फेज, मतलब करंट इज इन सेम फेज, ये वर्ड तुम्हें हिला देगा, करंट इज इन सेम फेज, दैट मींस इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में है। जहां सेम फेज आ गया था किसमें, सीरीज में। तो ये देखो, ये आपके पास इंडक्टेंस, ये आपके पास कैपेसिटेंस, सेम फेज, ये एसी सोर्स। बेटा बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। सेम फेज, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस बोथ आर इन सेम फेज। बोलो सेम फेज में हुए या नहीं, क्यों, दोनों में करंट सेम है। इसमें यदि करंट आईएल है इसके अक्रॉस, तो इसके करंट भी क्या होगा, आईसी, दोनों में करंट सेम आएगा, करंट आर इन सेम फेज, सेम करंट जाएगा, करंट आर इन सेम फेज। अब वोल्टेज क्या होंगे, देखो कैसे भाई, लोरे कैपेसिटर का भी करंट और इंडक्टेंस का भी करंट दोनों सेम है। अब इंडक्टेंस के केस में वोल्टेज करंट से ज्यादा होता है, हम प्रूव कर चुके हैं। इंडक्टर में वोल्टेज जो होता है वो करंट से π/2 ज्यादा होता है, कैपेसिटर में क्या होता है, कम। तो वेदर करंट आर इन सेम फेज, दिस डायग्राम रिप्रेजेंटिंग करंट आर इन सेम फेज और वोल्टेज क्या है, आउट ऑफ फेज।
वोल्टेज क्या है? आउट ऑफ फेज। कब हुआ ये? इंडक्टेंस जब इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को सीरीज में जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? सीरीज में क्यों जोड़ा? करंट से सर हमने करंट सेम शो करना है और करंट सेम कब हो सकता है? जब तो पहले तो करंट सीरीज में जोड़ दिया, आई सी आई एल, फिर ये अपने आप हो गई। देखो कैसे काम है, आई सी आई एल सेम फेज है तो हमारे पास कौन सा होगा? आई एल से ज्यादा तो वी एल होता है। इंडक्टर में वोल्टेज करंट से कितना होता है? पाई बाय 2 ज्यादा। और कैपेसिटर में जो वोल्टेज होता है वो कैपेसिटर में जो करंट होता है उससे कितना कम होता है? पाई बाय 2। करंट ज्यादा वोल्टेज कम नहीं। देखिए मेरी हाँ में मत बोलिए, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप बोल दीजिए कि आपकी ड्यूटी है, आप हमें हाँ ना बोला कि नहीं आ रहा तो पूछिए सर रिपीट अगेन। यस इट इज क्लियर। अब उसके बाद सुनिए, उसके बाद आपके पास आता है कि व्हेन वोल्टेज इन सेम फेज, पैरेलल वोल्टेज इन सेम फेज, तो वोल्टेज इन सेम फेज मतलब दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। वोल्टेज सेम फेज, ये आपके पास ये इंडक्टेंस और ये आपके पास कैपेसिटेंस और यहाँ पे ये आपके पास एसी सोर्स, दिस वन इज एसी सोर्स। दिमाग को बिल्कुल गड़ा दो, पहले बता दिया यहां से कोई भी करंट गया, यहाँ आई एल, यहाँ आई सी, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप वी एल, यहाँ वी सी और वी एल इज इक्वल टू वी सी। वाई? पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सेम। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सेम। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा क्योंकि आपके पास VL और VC, वहां IL और IC लिखा था करंट से, वोल्टेज सेम है। अब वोल्टेज करंट से क्या है? ज्यादा है तो अब IL किधर से लेना पड़ेगा? नीचे लेना पड़ेगा, जब तो वोल्टेज करंट से पाई बाय 2 ज्यादा होगा इंडक्टर का और कैपेसिटर का करंट IC ऊपर। तो वोल्टेज आर इन सेम फेज, वोल्टेज आर इन सेम फेज बट करंट इज इन आउट ऑफ फेज। कब हुई ये कंडीशन? आप 100% दावा ठोको कि सर हमें प्रॉब्लम क्लियर हो गई। बोलो या नहीं हुई? सॉरी सर। अब अगली प्रॉब्लम, दो स्टूडेंट्स होते हैं, 2 स्टूडेंट्स, जैसे तुम में से 2 स्टूडेंट्स। पहले लिख दो गुरुजी 2021 पेपर के लिए 2 स्टूडेंट्स X एंड Y, 2 स्टूडेंट है X एंड स्टूडेंट मतलब 2 एलिमेंट करो, स्टूडेंट वाला दूसरा न्यूमेरिकल बनाओ। 2 एलिमेंट X एंड Y, 2 एलिमेंट X एंड Y, 2 एलिमेंट। एलिमेंट मतलब इंडक्टर भी हो सकते हैं, कैपेसिटर भी हो सकते हैं। ध्यान से सुनना इस लैंग्वेज को, और तुम्हें जो बताएगा आज वो बहुत अच्छा बच्चा होगा। 2 एलिमेंट X एंड Y are connected with an AC source. With connected an AC source. 2 element X and Y are connected with an AC source such that when the element X is connected in series, when the element X is connected in series with AC source, then current and voltage both are in same phase. Resistance. Okay, sorry. Then current and voltage both are in same phase. But when they both are in same phase and current
इज इन रूट 2 एम्पियर और करंट रूट 2 एम्पियर पास हो रहा है एंड करंट ऑफ कितना रूट 2 एम्पियर इज पास. ओके, एंड when the element Y is connected with the same AC source, when the element Y is connected with same AC source, same current is passed. Same current is passed. Same current pass means root 2 ampere. But now, voltage leads with current. But now voltage leads with current by a phase of pi by 2. Voltage leads with current by a phase of pi by 2. Same current, same source. If both elements are connected in series with same AC source, if both elements are connected in series with same AC source, now what will be the current? What current pass through combination of X and Y? Series combination of X and Y. जैसे बहुत अच्छा आप समझे स्टेटमेंट क्या है. आपके पास दो एलिमेंट है, ध्यान से सुनिए. एक एलिमेंट आपके पास X है, दूसरा एलिमेंट क्या है आपके पास Y है. कहता है जब X एलिमेंट को, सुनिए ध्यान से, जब X एलिमेंट को, ये है, जब X एलिमेंट, ये कोई एलिमेंट है, वी डोंट नो, जब इस X एलिमेंट को AC सोर्स से कनेक्टेड करते हैं, ये आपके पास AC सोर्स है, तो कहते हैं करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन सेम फेज. तो करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन सेम फेज का मतलब व्हाट? कि ये एलिमेंट रेजिस्टेंस है, ये एलिमेंट क्या है, तो X एलिमेंट क्या हो गया कि करंट एंड वोल्टेज बोथ आर सेम फेज. बार बार बोल रहा हूं, करंट एंड वोल्टेज सेम फेज, तो आपके पास X एलिमेंट रेजिस्टेंस है, रजिस्टर, बिकॉज़ करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन सेम फेज. AC सोर्स को वोल्टेज नहीं गिवन, वो AC ट्रांसफॉर्मर सालों VRMS वैल्यू होती है, तो IRMS को क्या लिखते हैं? VRMS by 1 एम्पियर YR. तो सुनो ये IRMS क्या है? रूट 2, ये VRMS, और VRMS इसमें किसके बराबर होगा VRMS? अब ये R है, ये क्या हो गया R, तो R किसके बराबर है? रूट 2 इंटू में R, नहीं सीधा लिखोगे, दैट्स राइट. और सेकंड में क्या लिखेंगे, या आप VRMS लिख दो, VRMS किसके इक्विवेलेंट होगा? रूट 2 ऑफ R. कहता व्हेन Y एलिमेंट, यदि हम Y एलिमेंट को सेम AC सोर्स, उसी AC सोर्स से जोड़ दें, तो वोल्टेज करंट से कितना ज्यादा हो गया? पाई बाई 2. तो Y एलिमेंट क्या होगा? इंडक्टर. और इसमें भी IRMS क्या होगा? IRMS VRMS बाई R नहीं XL. अब IRMS क्या है? रूट 2 सेम करंट, ये VRMS और ये XL, और VRMS इसके इक्विवेलेंट होगा रूट 2 इंटू XL. जब हम दोनों इक्वेशन को यदि हम कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास क्या होगा? R इक्वल टू XL. R इक्वल टू XL. नहीं आया समझ में? R इक्वल टू XL. अब व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, अब X और Y दोनों को सीरीज में जोड़ दिया, ये X को और ये Y को सेम AC सोर्स से सीरीज में जोड़ दिया, ये आपके पास R है और ये आपके पास क्या होगा? L. कौन सी सर्किट बन गई अभी? LR नहीं, और LR सर्किट के अंदर इम्पीडेंस क्या होता है? R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर. बोलो बना नहीं. अब R किसके बराबर है? XL. तो R XL के बराबर है, तो क्या बन गया यहाँ पे? R, या XL R के बराबर, तो R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर क्या बन गया? 2R स्क्वायर. रूट 2R बन गया. क्या बन गया? रूट 2. इम्पीडेंस किसके बराबर हो गया? रूट 2R. अब सर्किट LR बन गई. अब करंट IRMS क्या होता है? VRMS by Z. VRMS
VRMS बाई जेड, जेड की वैल्यू क्या है √2r, और VRMS की वैल्यू r की तरफ, VRMS किसके बराबर है ये √2r, और √2r से √2r कैंसिल हो गया और ये 1 एम्पियर क्या हो गया वो। आप सुनो, कई बच्चे कहेंगे सर आपने एक्सेल की आर क्यों पुट करी, आर एक्सेल पुट करो, भाई कर सकते हैं, आर एक्सेल पुट करेंगे तो यहाँ क्या आएगा √2 एक्सेल, तो यहाँ √2 एक्सेल आएगा, तो यहाँ VRMS की वैल्यू, क्योंकि VRMS √2 एक्सेल भी है और VRMS अभी मैंने साफ कर दिया यहाँ से √2r है, तो आप यहाँ से यदि r की जगह एक्सेल पुट करते तो यहाँ वैल्यू क्या पुट करेंगे √2 एक्सेल, नहीं आएगा, अरे नहीं आएगा, हाँ कहाँ से नहीं आया पूरा ही, चलो पूरा बता देते। इसमें था आपके पास दो एलिमेंट है, ध्यान से सुनो, x और y दो एलिमेंट है, व्हेन x एलिमेंट कनेक्टेड विद AC सोर्स, x एलिमेंट को AC सोर्स से जोड़े तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में आता है, तो इसका मतलब बोथ करंट और वोल्टेज सेम फेज, ये एलिमेंट आपके पास ट्रांजिस्टर है, क्या ये, तो ये एलिमेंट ट्रांजिस्टर है, तो हमारे पास IRMS ये फॉर्मूला होता है, तो हम पढ़ा चुके 3-4 दिन पहले वीडियो में, VRMS बाई क्या था VRMS बाई R, IRMS गिवन है √2 ये VRMS ये बाई R, तो VRMS इसके बराबर हो गया VRMS आपके इक्वल टू √2 R, एनी डाउट। फिर कहता है y एलिमेंट जोड़ दे x की बजाय, y को हटा दे, x को हटा के y जोड़ दिया, तो आपका करंट जो है वो वोल्टेज से ज्यादा हो गया ना, वोल्टेज लीड्स, वोल्टेज करंट से ज्यादा हो गया, तो वोल्टेज लीड्स विद करंट, तो y एलिमेंट कौन सा है इंडक्टर, IRMS VRMS बाई एक्सएल, क्योंकि इंडक्टर का जो अपोज करने वाला होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, और कैपेसिटर में क्या होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वो XC होता है, ये एक्सएल, सेम IRMS सेम करंट है √2, VRMS एक्सएल VRMS √2, बोलो समझ में आया नहीं आया। अब आपके पास VRMS इसके बराबर VRMS इसके बराबर, दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो R किसके इक्विवेलेंट होगा एक्सएल के बराबर हो गया, फिर वो कहता है दोनों एलिमेंट को सीरीज में जोड़ दिया, when both elements are connected in series, तो सीरीज में जोड़ेंगे तो ये x R है, x इज द रेजिस्टर और y क्या है इंडक्टर, R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, तो ये R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर क्या बन गया XL √2R, इंपेडेंस √2R, LR सर्किट का करंट का आप Z इंपेडेंस होता है, IRMS VRMS बाई Z, LR सर्किट का इंपेडेंस क्या बनेगा इंपेडेंस R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, CR होता तो R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, और LCR होता तो R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर माइनस XC को स्क्वायर, ये सब चीजें इसलिए जब तक याद नहीं होगी ना कुछ नहीं होने जा रहा, आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए कि सारे मैं तो तुम तो लकी हो तो तुम्हारे सामने पढ़ाया जा रहा है सारी चीजें, फिर फॉर्मूला याद नहीं, अब यहाँ पे वैल्यू VRMS, ठीक है, तो ये हमारे आज आपके पास ये न्यूमेरिकल्स थे, उसके बाद सुनिए क्लियर हो गया नहीं हुआ पक्का, अब और वन मोर, जैसे आपके पास आ गया ए सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस, ये इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस आपके पास है ए सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस, और इंडक्टेंस L 0.1 हेनरी, कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड, रेजिस्टेंस 20 ओम। पहले ध्यान से सुन लीजिए, ये एसी सोर्स है, यहाँ पे यह 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, बस पेपर में आएगा ऐसे जो मैंने लिख दिया, ओके। क्या क्या पूछा है, पहला पूछा है डिटरमाइन इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, क्या इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, आप पहला है इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, दूसरा IRMS एंड पीक वैल्यू, करंट की IRMS और पीक वैल्यू, थर्ड फेज एंगल,
अब जिस बच्चे को एलसीआर सर्किट आता है वो इस न्यूमेरिकल को कर देगा, 5 मार्क्स दे देगा। सबसे पहले इंपीडेंस, एलसीआर सर्किट का इंपीडेंस का क्या फॉर्मूला है? देखिए एलसीआर सर्किट का इंपीडेंस का ये फॉर्मूला है R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला जब है यदि XL की वैल्यू XC से ज्यादा है और यदि 4 एग्जांपल XC XL से ज्यादा है तो R इसको क्या बनेगा? R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। ये तब है जब XC इज ग्रेटर देन क्या होगा? XL। अब R आपके पास L है 0.1 हेनरी, C 2 माइक्रोफैराड 10⁻⁻6 फैराड और R आपके पास है 20 ओम। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने XL और XC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इंडिविजुअल। अब फिर आपको पता चलेगा कि आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो मैं तो बता रहा हूँ आपको XL क्या होता है? XL L ओमेगा, L ओमेगा होगा 2 पाई न्यू, L कितना है? 0.1, 2 पाई 3.14, फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50। यहाँ से ये जो भी वैल्यू आएगी कैलकुलेट आप करेंगे, ये ओम आएगी। क्या आएगी? ओम आ जाएगी। अरे कर सकते हो नहीं? उसके बाद XC का फॉर्मूला 1/C ओमेगा, 1/C 2 माइक्रोफैराड 10⁻⁻6 और ओमेगा वही 2 पाई, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई न्यू, 2 into 3.14 into 50, तो यहाँ पे 3.14 into 50 और यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू आ जाएगी? XC की। दोनों सोल्व करेंगे। यदि XL की वैल्यू XC से ज्यादा है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, यदि XC की वैल्यू XL से ज्यादा है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी? इंपीडेंस की। किसकी वैल्यू आएगी? इंपीडेंस। दोबारा बोलो। अब इंपीडेंस की वैल्यू आ गई, फिर IRMS, LCR, अब जितने बुक न्यूमेरिकल आप सारे करेंगे IRMS नहीं आज या वर्ड ऐसे पढ़ने के बाद IRMS VRMS बाई Z। अब यहाँ पे VRMS कितना है? जो एसी सोर्स की वैल्यू होती है वो VRMS ही होती है, पॉइंट टू नोटेड। तो यहाँ पे जो VRMS है वो आपके पास 200 वोल्ट है, तो 200 यहाँ से जो वैल्यू Z निकलेगी, Z कहाँ से निकलेगी समझ गए? अरे Z इंपीडेंस कहाँ से आएगी? नहीं आई बात समझ में? अरे इंपीडेंस कहाँ से आएगी? बोलो। हाँ, R की वैल्यू पुट करेंगे XL और XC इन दोनों इक्वेशन में से, वहां से इंपीडेंस की वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू आएगी इंपीडेंस, वहां से IRMS आ जाएगा। क्या आएगा? अब जो IRMS आएगा, IRMS आएगा फेज एंगल क्या होता है? टेंजेंट फाई। इसकी वैल्यू होता है VL माइनस VC बाई VR। ये भी हो सकता है, तो ये होगा IXL माइनस IXC बाई IR। तो ये होगा XL माइनस XC बाई R। यदि XL XC से बड़ा है तो ये फॉर्मूला, और XC XL से बड़ा है तो XC माइनस सारी वैल्यू दोनों एंगल निकालोगे। भाई इसके अलावा अल्टरनेटिंग करंट में यदि आ जाए न्यूमेरिकल्स से CT UT कुछ भी हो सब आज बताएंगे। अब इसमें चले ये न्यूमेरिकल करो, फिर आप 20 न्यूमेरिकल करो, फिर आप 25 करो। ये डिपेंड्स ऑन यू। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। जो बच्चा जितने ज्यादा न्यूमेरिकल करेगा वही होगा। और इसमें ना किसी का पेरेंट्स कुछ पिला सकता है, ना टीचर पिला सकता है। ओवरऑल मेहनत आपने करनी पड़ेगी। हमारा काम है डाउट्स लेना, डाउट सोल्व करना। नहीं आई बात समझ? वो सोचे वैसे सर के पास गए तो पूड़िया खिला देंगे, नो। प्रैक्टिस आपकी है। प्रैक्टिस, मैं तो प्रॉब्लम नहीं छोड़ता, हिंदुस्तान की कोई भी प्रॉब्लम नहीं छोड़ता, बस ये खासियत है। देखो सॉल्यूशन मिलेगा, बट करना तुम्हें। इज इट राइट?